नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, पेप्सिन बदल देता है। तो दोस्तों, जो पेप्सिन होता है वह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। दोस्तों, पेप्सिन उन परिस्थितियों में भोजन को पचाने में मदद करता है जहां पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त एंजाइम का निर्माण नहीं करता। पेप्सिन एक एंजाइम है जिसके जाइमोजेन को पेट में मुख्य कोशिकाओं द्वारा रिलीज किया जाता है और भोजन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है। तो दोस्तों, दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है कैसीन। दोस्तों, बीटा कैसीन जो कि एक कैसीन प्रोटीन का एक हिस्सा है, जिसे भी दो प्रकार से दूध में पाया जाता है, जिसका नाम A1 व A2 है। ये दोनों प्रकार का प्रोटीन गाय के दूध से प्राप्त होता है, जो कि शरीर के लिए बेहद ही लाभकारी होता है। अगला प्रश्न है, जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, जो जहरीला पदार्थ होते हैं उन्हें टॉक्सिन कहा जाता है। दोस्तों, टॉक्सिन ऐसे पदार्थों के नाम हैं जो खाए जाने पर श्लेष्मल झिल्ली, ऊतक या त्वचा पर सीधी क्रिया करके अथवा परिसंचरण तंत्र में अवशोषित होकर घातक रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या जीवन नष्ट करने में सामर्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, शुल्क उद्योग संबंधित है। दोस्तों, सिल्क उद्योग। तो दोस्तों, सिल्क उद्योग संबंधित है सेरीकल्चर से। दोस्तों, कच्चे रेशम या प्राकृतिक रेशम के उत्पादन के लिए रेशमी कीड़ों का पालन करना सेरीकल्चर या सिल्क फार्मिंग कहलाता है। प्राकृतिक रेशम कीट रेशा होता है जिसे रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त किया जाता है। कीट के प्यूपा द्वारा धागे के स्वयं के शरीर पर लपेटने से कोकून का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है। तो दोस्तों, कोशिका में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। दोस्तों, श्वसन के समय मुक्त ऊर्जा का कुछ भाग कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। एटीपी के रूप में संचित यह ऊर्जा भविष्य में सजीव जीवधारियों के विभिन्न जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। तो दोस्तों, आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दोस्तों, आरएनए के महत्वपूर्ण कार्यों में जीन को सुचारू बनाना और उनकी प्रतियां तैयार करना होता है। यह विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों के जोड़ने का भी कार्य करता है। इनकी कई किस्में होती हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है। तो दोस्तों, मस्तिष्क ज्वर जो होता है वह जीवाणु के कारण होता है। दोस्तों, मस्तिष्क ज्वर एक बहुत ही खतरनाक संक्रामक रोग है जो किनाइसीरिया, क्या दोस्तों, किनाइसीरिया और मेनिनजाइटिस, दोस्तों, जो मस्तिष्क ज्वर होता है वो किनाइसीरिया और मेनिनजाइटिस नामक जीवाणु के शरीर में प्रवेश कर जाने से या पनपने के कारण मस्तिष्क ज्वर होता है। अगला प्रश्न है, वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था। तो दोस्तों, वन जीन वन एंजाइम का विचार दिया था बीडल और टेटम ने। दोस्तों, वन जीन वन एंजाइम परिकल्पना विचार में जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टेटम ने रेड ब्रेड मोल्ड न्यूरो
स्पायरोक्रेसा पर प्रयोगों के माध्यम से दिखाया कि जीन अलग अलग रासायनिक घटकों को विनियमित करके कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो दोस्तों जो घेंघा होता है वह थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। दोस्तों मेडिकल की भाषा में घेंघा को गलगंड रोग या गोइटर कहा जाता है, जो थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ने के कारण होता है। इस बीमारी में वैसे तो मरीज को दर्द नहीं होता है, लेकिन इससे खांसी व निगलने व सांस लेने में दिक्कत आती है। अगला प्रश्न है, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं? तो दोस्तों जिन पौधे या फूल में बीज नहीं बनते हैं उन्हें कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। दोस्तों क्रिप्टोगेम उन पादपों को कहते हैं अर्थात उन पौधों को कहते हैं जिनमें प्रजनन बीजाणुओं की सहायता से होता है, अर्थात क्रिप्टोगेम्स पौधों में बीज उत्पन्न नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, हिपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों हिपेरिन का निर्माण रक्त कोशिका के द्वारा होता है। दोस्तों हिपेरिन आमतौर पर मास्ट कोशिका के स्रावी बीजाणु के भीतर संग्रहित रहता है और सिर्फ उत्तक चोट की जगहों पर स्कुलेचर में जारी होता है। हिपेरिन का मुख्य उद्देश्य ऐसी जगहों पर हमलावर बैक्टीरिया और अन्य बाह्य रक्षा तत्वों से रक्षा करना होता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो दोस्तों जो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा की। दोस्तों छोटे आकार के प्लाज्मा को माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं, जिसका आकार लगभग 10 mm के आसपास होता है। दोस्तों माइक्रोप्लाज्मा को विभिन्न तापमान दाब पर उत्पन्न किया जा सकता है और यह तापी या अतापी प्लाज्मा हो सकता है। अगला प्रश्न है, कवक में संचित भोज्य पदार्थ है? तो अर्थात दोस्तों कवक में संचित भोज्य पदार्थ होता है ग्लाइकोजन। दोस्तों कवक ग्लाइकोजन का भोज्य पदार्थ के रूप में संचय करते हैं। यह एक प्रकार का होमोपॉलीसेकेराइड है जो पादप स्टार्च नामक भोज्य पदार्थ का उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? तो दोस्तों सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है जबड़ों में। दोस्तों शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े का होता है। इसके वजन के आधार पर सबसे मजबूत मांसपेशी कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है? तो दोस्तों जो गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है वह है एल्ब्यूमिन। दोस्तों ये प्रोटीन आमतौर पर एसिड, पानी, अल्कोहल और बेस में घुलनशील होते हैं। उनके अणु कॉम्पैक्ट गोलाकार इकाइयों में मुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए का संश्लेषण किस प्रवस्था में होता है? तो दोस्तों डीएनए का संश्लेषण इंटरफेज प्रवस्था में होता है। दोस्तों कोशिका वृद्धि या विभाजन के दौरान डीएनए का संश्लेषण यस अवस्था में होता है। कोशिका विभाजन की दो अवस्थाएं होती हैं, एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है विभाजन अवस्था। अगला प्रश्न है, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो दोस्तों जो एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है वो सर्वाहारियों में पाई जाती है। दोस्तों जो एंजाइम होता है एक तरह का प्रोटीन होता है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंजाइम मानव शरीर में केमिकल प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करता है। एंजाइम भोजन को पचाने, मांसपेशियों को बनाने और शरीर में विषाक्त पदार्थ खत्म करने के साथ साथ शरीर के हजारों कामों को करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो बुढ़ापे को अध्ययन है उसे
जेरेंटोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम बुढ़ापे का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो यकृत का अध्ययन होता है उसे कहते हैं हेपेटोलॉजी। दोस्तों हेपेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो यकृत, पित्ताशय की थैली, पित्त रस और अग्नाशय का अध्ययन के साथ साथ उनके विकारों के प्रबंध को शामिल कर उनका अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है कोलोजन। दोस्तों कोलोजन एक स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाला प्रोटीन का समूह है जो प्रकृति में यह जानवरों में विशेष रूप से पाया जाता है। यह संयोजी ऊतक का मुख्य प्रोटीन है। यह स्तनधारियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, लाइसिन क्या होता है? तो लाइसिन दोस्तों अमीनो अम्ल होता है। दोस्तों लाइसिन एक अमीनो एसिड है जिसका उपयोग ठंड, घावों और दाद वायरस के कारण अन्य जटिलताओं के इलाज के लिए किया जाता है। इसे आहार की खुराक के रूप में लेना पड़ता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्रायः होता है? तो दोस्तों जो लाइकेन में शैवाल पाया जाता है वह प्रायः नीला हरा रंग का होता है। दोस्तों लाइकेन के भीतर निहित शैवाल अधिकांश बाहरी उगने वाले शैवालों से अभिन्न होते हैं। इनकी कोशिकाओं में नीला हरा रंग निहित होता है जिनकी सहायता से ये भोजन का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं? तो दोस्तों जो अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं वह बैक्टीरिया से बनती हैं। दोस्तों एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग 1942 में सेलमैन वॉक्समैन द्वारा किसी एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न किए गए ठोस या तरल पदार्थ के लिए किया गया जो उच्च तनुकरण में अन्य सूक्ष्म जीवों के विकास में विरोधी होते हैं। अगला प्रश्न है, यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? तो दोस्तों जो यकृत होता है वो भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।